Now I invite Vijay Kumar to deliver his speech. वंदे मातरम साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले ज्ञानदेव आहूजा के उस शर्मनाक बयान की करो से करी शब्दों में निंदा करता हूं। साथियों, ये चुनाव उस दौर में हो रहा है जब लिंगो कमेटी रिकमेंडेशन जैसे ड्रैकोनियन लॉ इस कैंपस में अपनी जड़ें मजबूत करते जा रही है। साथियों, कल तक जो अपने आप को लिंगो कमेटी रिकमेंडेशन के खिलाफ लड़ाई का मसीहा बताते थे, लड़ाई लड़ने की बात करते थे, इस बार इस चुनाव में बड़ी जल्दी दिखा के एनसीआर के सामने सरेंडर करके चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। साथियों, ये लोग प्री प्लान एजेंडा के तहत पहले तो बताते हैं कि एनसीआर डिफाई करके चुनाव कराएंगे, पहले बोलते हैं एनसीआर डिफाई करके चुनाव कराएंगे, साथ साथ ही स्कूल का जीवीएम तय कर लेते हैं। साथियों, लेफ्ट पॉलिटिक्स से हिपोक्रेसी को समझने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा पिछले साल के एक घटना के साथ। पिछले साल की शुरुआत में स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर के सामने एक फ्रेंच मोबाइल कंपनी आती है, अपना कैनोपी लगाती है और प्लेसमेंट के लिए पर्चे बांटती है। साथियों, तब के तत्कालीन जेएनयू अध्यक्ष आते हैं, उस कैनोपी को उखाड़ के फेंकते हैं और कहते हैं इस कैंपस में हम प्राइवेट कंपनी को नहीं आने देंगे। कहते हैं इस कैंपस में हम एमएनसी को नहीं आने देंगे। कहते हैं इस कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होने देंगे। साथियों, दूर दराज के भारत के अलग अलग कोने से, पिछड़े दबे परिवार से हम जैसे लोग इस कैंपस में पढ़ने आते हैं। दिल में एक सपने सजाए आते हैं, इस कैंपस में अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ के कांग्रेस साथी इस कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होने देते। घर में बूढ़ा माँ बाप इंतजार करते रहता है, बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी गया है, जेएनयू गया है और जेएनयू भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ाई करके मेरा बेटा अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, मेरी बेटी अच्छी नौकरी प्राप्त करेगी। लेकिन आके यहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से एक और विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है इस कैंपस में कि एबीवीपी के लोग इस कैंपस को बदनाम कर रहे हैं, एबीवीपी के लोग इस कैंपस को बंद करना चाहते हैं। साथियों, इनके झूठे फ्रॉड वाली बातों को समझने की आवश्यकता है। एबीवीपी के 700-800 से ऊपर एक्टिविस्ट है यहाँ पे। अगर ये कैंपस बंद होता है, अगर ये कैंपस बंद होता है तो हम कहां जाएंगे? ये 700-800 स्टूडेंट कहां जाएंगे? कोई कभी नहीं चाहेगा उसका यूनिवर्सिटी बंद हो, उसका कॉलेज बंद हो। तो ये वामपंथी संगठनों के द्वारा चलाए गए झूठे कैंपेन को समझने की आवश्यकता है। साथियों, और कहते हैं इस कैंपस को एबीवीपी के लोगों ने बदनाम किया। साथियों, बड़े संघ की बात है, ये वही वामपंथी संगठन के लोग हैं जो 9 फरवरी को इस कैंपस में भारत को तोड़ने की कसमें खाते हैं। ये वही लोग हैं 9 फरवरी को इस कैंपस में भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं। दोस्तों, ये वही वामपंथी संगठन के लोग हैं इस कैंपस में भारत को बर्बाद करने की कसमें खाते हैं। ये कैंपस बदनाम हुआ है तो इन वामपंथी संगठनों के कृत्यों के द्वारा हुआ है, इनके बुरी हरकतों के कारण बदनाम हुआ है। साथियों, रिसेंट में 20 अगस्त को जेएनयू में एक शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया जाता है। उस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, अपने आप को इस कैंपस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहने वाला, पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो स्टेट प्रेसिडेंट में, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूंगा, आप सब जानते हैं कौन है वो। एक बार कैंपस फिर से बदनाम है, एक बार देश फिर से शर्मसार है और इस कैंपस फिर से बदनाम है इन वामपंथी संगठन के गलत कारनामों के कारण। अगर इस कैंपस बदनाम है तो इस वामपंथी संगठन के लोगों के कारण बदनाम है। दोस्तों, ये कहते हैं कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इस कैंपस को बंद करना चाहते। अरे शर्म करो, डूब मरो। 9 फरवरी के बाद 2 महीने तक लिटरली तुमने क्लासेस नहीं चलने दी। 2 महीने तक स्टूडेंट्स को उनके क्लास से निकाला, उनके क्लास में ताले तक जड़े गए। स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके
सेमेस्टर पेपर लिखना पड़ा। आपने लिटरली शट डाउन किया कैंपस का। आप शट डाउन की बात करते हैं। आपने माओइस्ट अफेक्टेड रीजन में स्कूलों को शट डाउन किया है। आपने माओइस्ट अफेक्टेड रीजन में हॉस्पिटल को शट डाउन किया है। आपने माओइस्ट अफेक्टेड रीजन में रोड को उड़ाया है। आप लोगों के पास इतने पैसे हैं कि एक गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित तो 5 लाख रुपए का 41 दे सकते हैं, लेकिन उनको 10 रुपए का 100 रुपए खिलाफ और कलम नहीं दे सकते। ये वामपंथी की धंधा है। साथियों, एक जमाना हुआ करता था जब इन वामपंथी लोगों का मसीहा कार्ल मार्क्स ही गोरा हुआ करता था। बड़े सन की बात है, आज के देश में इनका मसीहा अफजल गुरु याकूब मिनन कुरान वाली है, गुलजार आपन नहीं है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस कैंपस में प्लेसमेंट लाएंगे, इस कैंपस में प्लेसमेंट कराएंगे। ये बोलते हैं हम एबीवीपी को रोकेंगे। हम कहते हैं इस कैंपस में हॉस्टल बनवाएंगे, ये कहते हैं इस कैंपस में एबीवीपी को रोकेंगे। हम कहते हैं इस कैंपस में इंडोर स्टेडियम बनवाएंगे और ये कहते हैं इस कैंपस में एबीवीपी को रोकेंगे। हम कहते हैं इस कैंपस में हेल्थ सेंटर का विस्तार करेंगे, ये कहते हैं हम इस कैंपस में एबीवीपी को रोकेंगे। हम कहते हैं इस कैंपस में लाइब्रेरी की सुविधा बढ़ाएंगे और ये कहते हैं इस कैंपस में एबीवीपी को रोकेंगे। साथियों, इनके विविध मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। ये बस एबीवीपी के विरोध में सारे छात्रों के हक की बात भूल रहे हैं। साथियों, पिछले सेमेस्टर के शुरुआत में एक स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन आता है जो कि ओबीसी एक्शन को एक लेयर पे करने की बात करती है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन है? सारे स्कूल के डीन्स है, सारे वामपंथी प्रोफेसर है। और उस स्टैंडिंग कमेटी के प्रपोजल को उस टाइम के तत्कालीन जेएनयू अध्यक्ष को दिया जाता है, उस टाइम के तत्कालीन जेएनयू जनरल सेक्रेटरी को दिया जाता है। वो लोग इस मीटिंग में नहीं जाते हैं। उस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि ओबीसी आरक्षण को कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं डीसी के पास जाता हूँ, एसआईएस डीन के पास जाता हूँ, एक डिसेंट नोट एसआईएस के डीन को मजबूर करता हूँ कि एक डिसेंट नोट लिख के बीसी को आगे देती है, स्टैंडिंग कमेटी में देती है। हमारा साथी सौरभ शर्मा एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में लड़ता है और ओबीसी आरक्षण को दोनों टायर पर लागू करवाता है। साथियों, ये वैसे लोग हैं जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन इनका जेंडर जस्टिस सोशल जस्टिस कब खोखला हो जाता है? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के कारण वहां दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता। कहा गया दलित पिछड़ों की बात करने वाले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करने वाले, जब जम्मू कश्मीर में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में आज भी 6 लाख दलित परिवार ऐसे हैं जो अपने सिटीजनशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? आर्टिकल 370 के कारण। साथियों, जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों की भारत की कल्पना करते हैं तो सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना है एक भारत एक कानून। ह्यूमन सिविल कोड के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे जिंदगी लड़ते रहे और आज ये वामपंथी शासन के लोग ह्यूमन सिविल कोड की बात नहीं करते। ह्यूमन सिविल कोड न होने की वजह से माइनॉरिटी महिलाओं का शोषण होता है, उसके लिए जिम्मेदार ये वामपंथी शासन के लोग और इन्हें सुनवाई है। साथियों, मैं आप लोग से आह्वान करता हूँ कि आने वाले 9 सितंबर को आए इनकी लोगों को उठा के फेंके जो हराने में Your time starts now. What does gender justice means to you? Explain your idea of feminism. जेंडर जस्टिस हमारा वो होता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान में है। हमारा जेंडर जस्टिस वो नहीं होता कि हम दारू पिलाएं, हमारा जेंडर जस्टिस वो नहीं होता हम गांजा पिलाएं और उनको उनकी आज़ादी का एहसास दिलाएं। और जहाँ तक रही फेमिनिज्म की बात, तो हमारा फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है संघर्ष नहीं समन्वय। जैसे हमारे वामपंथी कुछ साथी जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट अपने आप को बताते हैं, वो महिलाओं और पुरुषों में एक तरह का रिफ्ट पैदा करते हैं, एक तरह की नफरत पैदा करते हैं। लेकिन हमारा जो फेमिनिज्म है वो संघर्ष नहीं समन्वय, मेल फीमेल का समन्वय। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Why should we vote you when as a
consider you have few achievements to mention. What is your agenda for this year? सबसे पहले मैं सवाल पूछने वालों को धन्यवाद देता हूँ। एटलीस्ट फ्यू तो बोला, फ्यू अचीवमेंट्स, लेकिन मैं अचीवमेंट्स बताता हूँ। जब ये हड़ताल पे हड़ताल कर रहे थे तो मैं काम पे काम कर रहा था। पिछले साल जब मैं काउंसलर जीत के आया तो सबसे पहले SIS में देखा टूटी फूटी व्हील चेयर थी हमारे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए। जीतने के बाद मैंने सबसे पहले एक लेटर लिखा डीन को, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल से बात करी और तो 3 दिन के अंदर SIS में मैं व्हील चेयर लाई। दोस्तों, दूसरा एप्लीकेशन मैंने लिखा, SIS के न्यू बिल्डिंग के लॉबी में वाईफाई नहीं आता था, स्टूडेंट्स को पढ़ने में परेशानी होती थी। दोस्तों, मैंने लेटर लिखा, CIS के पास दौड़ा, लिटरली टेबल टू टेबल घूमा और घूमने के बाद 1.5 महीने के संघर्ष के बाद SIS के न्यू बिल्डिंग में वाईफाई राउटर इंस्टॉल किया जाता है और स्टूडेंट वहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, जिसने सवाल किया है उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी तो आए SIS में और देखें SIS को। दोस्तों, SIS के लिए संघर्ष करके SIS के गर्ल्स टॉयलेट के लिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल वेंडिंग मशीन पास कराया। दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जो SIS से नहीं है, SIS के अलावा किसी और स्कूल में इंडोर गेम्स की फैसिलिटी नहीं है। मेरे संघर्षों का नतीजा है और SIS के स्टूडेंट का साथ है जो आज SIS में इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है। साथियों, SIS के न्यू बिल्डिंग के लॉबी में चार्जिंग सॉकेट्स न होने की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कतें होती थी। चार्जिंग सॉकेट्स या तो एक्सट्रीम राइट में या एक्सट्रीम लेफ्ट में हुआ करता था। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए, बोले कि सर भाई यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट बीच में नहीं है। मैंने लेटर लिखा, केयरटेकर से बात करके चार्जिंग सॉकेट लगवाया। दोस्तों, SIS वैसा स्कूल है, SIS वैसा स्कूल है, उसमें कई सारे सेंटर है जहाँ दबे पिछड़ों को वाइवा में 1-1 नंबर दिया जाता है। अपने आप को लालगढ़ कहे जाने वाले रशियन सेंटर, वहां पे दलित को, पिछड़ों को, SC ST OBC को वाइवा में 1-1 नंबर दिया जाता है। मैंने लड़ाई लड़ी सीपॉड IO में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको MPhil सबमिट करने के बाद PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं होने देते हैं। वो ऐसे प्रोफेसर हैं, अपने आप को सोशल जस्टिस का मसीहा बताते हैं और बोलते हैं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई मेरे अलावा कोई नहीं लड़ता। और वही सोशल जस्टिस का मसीहा दबे पिछड़ों को MPhil से PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं होने देता। साथियों, जब मैं काउंसलर था